हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। तो गाइस, आज जो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो कानून आपका द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है। और ये जो कानून बनाया गया था, तो इसमें दो इश्यूज़ को डील करने की बात करी गई है। पहला तो माइनॉरिटी का जो इश्यूज़ है और दूसरा गार्जियनशिप जो हिंदूज़ में होता है। तो 1956 में ये कानून पास किया गया और सेक्शन 1 इसका बात करता है कि ये कानून जो है आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट कहलाता है और ये इंडिया में, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। पहले हालांकि अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था, जो कि 5 अगस्त के बाद 2019 में ये अब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सेक्शन 2 में मेंशन की गई है कि ये जो कानून है, ये कानून सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, एडिशन में काम करेगा। कौन से कानून में? तो आपको अगर हल्का फुल्का आइडिया हो तो एक गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, जो कि अभी भी रेलेवेंट और प्रेवलेंट है। तो ये जो कानून है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, तो ये उसके साथ में काम करेगा, ना कि उसके डेरोगेशन में, ना कि उसके अगेंस्ट या उसके कंट्रावेंशन में। अब बात करें अगर हम सेक्शन 3 की, तो वो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की, कि ये जो कानून है ये किस किस पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी व्यक्ति आपका बाय रिलीजन हिंदू है या फिर उसकी किसी भी फॉर्म में हिंदू है, जैसे कि वीराशैव, जैसे लिंगायत आपके कर्नाटका में होते हैं, या फिर ब्रह्मो समाज को फॉलो करते हैं, जो प्रार्थना समाज को फॉलो करते हैं, जो आर्य समाजी हैं, तो वो सारे हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं। और अगर हम इस कानून के कंटेक्स्ट में उसकी बात करें तो उन सबों पे ये वाला कानून एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा सेक्शन 3 बोलता है कि ये वाला कानून बुद्धिस्ट, जैन और सिख पे भी अप्लाई होता है। इसका मतलब कि कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंदर क्या एक सिख भी हिंदू है, तो आपका जवाब होगा हाँ, एक सिख भी हिंदू कहलाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एक बुद्ध या एक जैन भी हिंदू है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ जी, ये एक बुद्ध और जैन भी हिंदू है। दूसरा कि अगर कोई भी लोग जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर डोमिसाइल्ड हैं और जो ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जो हिंदू लॉ उस कस्टम का पार्ट है, तो उस केस में उन पे भी ये कानून एप्लीकेबल हो जाएगा, मगर वो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं होने चाहिए। तो 4 रिलीजन यहाँ पे मैंने मेंशन किए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। इन चारों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि हिंदू की डेफिनेशन में इन चारों को कवर नहीं किया गया है। अब बात करें कि कौन कौन से लोग हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख बाय रिलीजन कहलाते हैं, तो सबसे पहले कोई भी ऐसा बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो, जायज़ बच्चा हो, या इलेजिटिमेट हो, नाजायज़ बच्चा हो, जिसके दोनों ही पेरेंट्स या तो हिंदू हैं, या तो बुद्ध हैं, या तो जैन हैं, या तो सिख हैं बाय रिलीजन, तो वो आपका हिंदू कहलाएगा। दूसरी चीज़ कि कोई भी ऐसा बच्चा जो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसके एक पेरेंट्स हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख हैं बाय रिलीजन, और जिनका इस तरीके से जिनको ब्रॉटअप किया गया है उसी कम्युनिटी में, उसी ग्रुप में जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, तो उस केस में भी वो जो बच्चा होगा, वो चाइल्ड होगा, वो क्या कहलाएगा? वो हिंदू ही कहलाएगा आपके सेक्शन 3 के एक्ट के अकॉर्डिंग, कि उस पर ये कानून एप्लीकेबल होगा। तीसरा कि कोई भी व्यक्ति जो कि कन्वर्ट है हिंदू में, इसका मतलब कि आप अगर कन्वर्ट होकर हिंदुइज्म में आ गए हैं तो आप हिंदू कहलाएंगे, या फिर रिकन्वर्ट है, मान लीजिए आप हिंदू से पहले क्रिश्चियन बन गए, फिर आप दोबारा हिंदू बन गए या दोबारा बुद्ध बन गए, तो उस केस में आप पे ये कानून एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़, सेक्शन 3 के अंदर ही एक एक्सक्लूजन क्लॉज है। एक्सक्लूजन क्लॉज बात करता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं, उनका अपना कस्टम, उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, तो उन पे ये वाला कानून एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी चीज़ कि यूनियन टेरिटरी जो है आपकी पौंडीचेरी की, वहाँ के रेननकेंट्स होते हैं, वहाँ का जो एक अपना जो पुरानी जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है रेननकेंट्स, तो उन पे भी ये कानून एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 3 डेफिनेशंस पे डिस्कस करता है। सबसे पहला जो सेक्शन 4 का ए पार्ट है, वो कहता है माइनर कौन होता है। तो माइनर वही व्यक्ति है जिसने अभी तक 18 ईयर्स को अचीव नहीं किया, जिसने कंप्लीट नहीं किया। जो सेक्शन 4 की सेकंड डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि गार्जियन कौन होता है। देखिए,
गार्जियन वो व्यक्ति है, गार्जियन वो इंसान है जो माइनर का और माइनर की प्रॉपर्टी का ख्याल रखता है, और उसमें 4 किस्म के गार्जियन का जिक्र किया गया है। सबसे पहला गार्जियन आपका नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन का मतलब हुआ कि आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल फादर। ध्यान रखना, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट फादर मदर है, फादर मदर की डेफिनेशन में स्टेप फादर और स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरे किस्म के गार्जियन होते हैं वो जो माइनर के फादर या माइनर के मदर अपॉइंट करके जाते हैं। फ़र्ज़ करिए कि फादर की डेथ हो जाती है, उनकी कोई मदर नहीं है उस बच्चे की, तो उस केस में उन्होंने जिसको अपॉइंट किया है अपनी विल के थ्रू, विल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, विल वर्ड का मेंशनिंग यहाँ पे सेक्शन 4 के अंदर किया गया है, तो उस केस के अंदर वो गार्जियन भी कहला सकता है। तीसरा गार्जियन वो होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, और चौथा गार्जियन है जो कोर्ट ऑफ वार्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया है उस माइनर के रिस्पेक्ट में, उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए, उस माइनर का ख्याल रखने के लिए। जब जो कि मैंने अभी आपको बताया, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, जो अभी तक एप्लीकेबल है, तो ये कानून उसके सपोर्ट में चलता है। तो मैंने आपको सेक्शन 4 में गार्जियन के 4 तरीके बताए। सबसे पहला नेचुरल गार्जियन इज अ गार्जियन ऑफ अ माइनर। दूसरा गार्जियन जो विल से अपॉइंट किया गया है मदर या फादर के द्वारा। तीसरा वो गार्जियन होता है जो अदालत ने, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। चौथा वो जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर एम्पावर्ड है गार्जियन का रोल प्ले करने के लिए। तीसरी डेफिनेशन ये बात करती है कि नेचुरल गार्जियन क्या होता है। तो नेचुरल गार्जियन की जो डेफिनेशन है हम उस पर सेक्शन 6 में डिस्कस करेंगे, जो क्लियरली नेचुरल गार्जियन के लिए बनाया गया है। अब चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। देखिए सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ या कोई भी कस्टम जो कि इस कानून के आने से पहले थी, वो इस कानून के प्रोविज़न के रिगार्डिंग उसका जो इफेक्ट है वो सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब कि फ़र्ज़ करिए 1956 से पहले जो गार्जियनशिप के नॉर्म्स थे वो कुछ दूसरे तरीके से थे, हिंदूज़ का अपना कस्टम एंड ट्रेडिशन था। तो इस कानून के रिगार्डिंग जब उसके नॉर्म्स बन गए तो उसके बाद वो वाला जो टेक्स्ट है, वो जो रूल है, वो जो इंटरप्रिटेशन है हिंदू लॉ की, उसका इंटरप्रिटेशन दैट विल सीज। दूसरी चीज़ कि कोई भी दूसरा कानून जो इस कानून के आने से पहले था उसका भी वो भी सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो भी खत्म हो जाएगा एज फार एज इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द हिंदू लॉ। इसका मतलब अगर वो कानून इस वाले प्रेजेंट हिंदू लॉ के, हिंदू माइनॉरिटी वाले एक्ट के कंसिस्टेंट है, मतलब इसके प्रोविजन जैसा ही प्रोविज़न है, इसको वॉयलेट और एब्रोगेट नहीं कर रहा, तब तो वो वैलिड रहेगा। मगर अगर ऐसा नहीं है तो वो इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। अब चलते हैं इस वाले कानून के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, विच इज़ नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर। कि एक हिंदू माइनर का जो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर वो एक लड़का है या फिर एक अनमैरिड लड़की है, माइनर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वो एक माइनर बॉय है या फिर एक माइनर अनमैरिड गर्ल है, तो उस केस में उसका फादर उसका गार्जियन होता है। ध्यान रखना, उसके बाद उसकी मदर गार्जियन कहलाती है। लेट सपोज फादर नहीं रहते तो उसके बाद जो नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन पे बात करें तो मदर कहलाती है। मगर अगर मान लीजिए कस्टडी की बात आती है, कस्टडी आई मीन टू से मान लीजिए मदर फादर का डाइवोर्स हो जाता है और उस केस में वो जो बच्चा है उसकी उम्र अभी 5 साल नहीं हुई, इसका मतलब कि 5 साल से कम का बच्चा है वो अभी, तो उस केस में जो ऑर्डिनरली जो कस्टडी दी जाती है वो मदर को ही दी जाती है। इवन कि प्रैक्टिकली कोर्ट्स में भी अगर हम देखें तो 5 साल से छोटे बच्चों के जो भी डाइवोर्स के केसेस होते हैं, जहाँ पे कस्टडी के केसेस होते हैं लेटर ऑन, तो मदर को प्रेफरेंस दी जाती है, जस्ट बिकॉज कि जो 5 साल से छोटा बच्चा होता है उसको मदर के थ्रू ज़्यादा केयर की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मदर को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है। मगर अगर बच्चा इलेजिटिमेट है या फिर अनमैरिड लड़की, मतलब लड़का इलेजिटिमेट है या फिर लड़की इलेजिटिमेट है जो कि अनमैरिड है, तो उस केस में उसका फर्स्ट नेचुरल गार्जियन कौन होगा। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सेक्शन 6 मेंशन करता है। सेक्शन 6 कहता है कि वहाँ पे उसका जो नेचुरल गार्जियन, फर्स्ट नेचुरल गार्जियन पहले मदर, उसके बाद फादर। इसका मतलब लेजिटिमेट आया तो फादर, इलेजिटिमेट आया तो मदर। मगर बात करते हैं कि लड़की की शादी हो गई, लड़की विवाहित हो चुकी है, अब एक मैरिड गर्ल के केस में उसका हस्बैंड उसका नेचुरल गार्जियन कहलाता है। हालांकि आज के प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा शॉविनिस्टिक लगता है, थोड़ा पेट्रियार्कल लगता है कि वो गार्जियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया मैरिड गर्ल के केस में। मैरिड गर्ल कैन बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल ऑल्सो, बट जो लॉ में है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि सेक्शन 6 के अंदर 2 ऐसी डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन है जिस केस में
कोई भी व्यक्ति नेचुरल गार्जियन नहीं रह पाएगा माइनर का अगर वो इन दो केसेस में फॉल करता है। पहला केस है कि अगर वो व्यक्ति अब हिंदू नहीं रहा, इसका मतलब उसने किसी दूसरे धर्म में अपना परिवर्तन कर लिया। मगर एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि हिंदू से सिख हो जाने पे आप सीज टू बी ए हिंदू नहीं होते हो, क्योंकि सिख भी हिंदू है। हिंदू से बुद्ध बन जाने पे आप हिंदू खत्म नहीं हुए, मतलब आप फिर भी हिंदू हो, क्योंकि कानून के अंदर हिंदू की डेफिनेशन में बुद्ध आता है। हिंदू से जैन बन जाने पे हम ये नहीं कहेंगे कि अब आप हिंदू नहीं रहे। तो अगर आप हिंदू से क्रिश्चियन बनते हो, हिंदू से मुस्लिम बनते हो, हिंदू से जीव बनते हो, हिंदू से पारसी बनते हो, तो इस कानून में कहलाएगा कि यू हैव नाउ सीज्ड टू बी अ हिंदू, यू हैव नाउ स्टॉप टू बी अ हिंदू। तो दिस इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नेचुरल गार्जियन नहीं रह पाएंगे। सेक्शन 6 की डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1। अब अगर हम दूसरी बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप मतलब इस समाज का, इस दुनिया का त्याग कर देते हैं और आप सन्यासी बन जाते हैं, वानप्रस्थ मतलब जंगल की तरफ चले जाते हैं, तो उस केस में, या एस्थेटिक बन जाते हैं, तो उस केस में आप उस बच्चे के, उस माइनर के नेचुरल गार्जियन नहीं रहेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताते हुए कहा था कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि फादर मदर की जो वर्ड है, इसके अंदर आपके स्टेप फादर और स्टेप मदर नहीं आते हैं, ध्यान रखना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके ऐड करा दूं, सेक्शन 6 पे नेचुरल गार्जियन पे जो लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि कई बार पेपर में पूछी जाती है, दैट इज द जजमेंट ऑफ गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई। इस जजमेंट का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कई बार दे चुकी है। 1999 की ये जजमेंट है, जिसमें कोर्ट कहती है कि दो फ्रेज है फादर एंड आफ्टर हिम मदर, तो इसको आफ्टर का मतलब हमेशा लाइफ टाइम ऑफ फादर नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, सेक्शन 6 के अंदर ये मेंशन है ना कि फादर आफ्टर हिम मदर, तो ये आफ्टर का मतलब ये नहीं है कि जब फादर की नेसेसरली जब मौत होगी तो ही उस केस में मदर बनेगी। लेट सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फादर फिजिकली अनेबल है माइनर का ख्याल रखने के लिए, फादर ल्यूनाटिक हो गया या फिर फादर क्रिपल्ड हो गया, उसको पैरालिसिस मार गया, तो उस केस में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप फादर इज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक केयर ऑफ द माइनर, देन हु विल बी द नेचुरल गार्जियन? देन इन दैट केस मदर शैल बी कॉल्ड द नेचुरल गार्जियन। तो लॉजिकली अगर हम देखें, जो आफ्टर हिम वर्ड सेक्शन 6 में मेंशन है, जो मैंने आपको भी बताया, उसी पे गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो आफ्टर हिम है, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर द डेथ। ये अगर फादर किसी भी सिचुएशन में फिजिकली अनेबल हो जाता है अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए, तो इंटरप्रिटेशन ये है कि उस केस में मदर शैल प्ले द रोल ऑफ अ नेचुरल गार्जियन इवन इफ द फादर इज अलाइव। तो ये इंटरप्रिटेशन दी आपको गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई में, विच इज अ लैंडमार्क जजमेंट टिल डेट। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है कि नेचुरल गार्जियनशिप एक अडॉप्टेड सन की किस पे जाएगी। अब अडॉप्शन में बड़ी प्रॉब्लम है साहब। क्यों प्रॉब्लम है? देखिए, अडॉप्ट जब आप करते हैं तो मान लीजिए जो उसके बायोलॉजिकल फादर और मदर है जिससे आपने उसको अडॉप्ट किया, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि आपने ऑर्फेनेज से अडॉप्ट नहीं किया, बायोलॉजिकल फादर मदर थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने बच्चे की केयर करना, तो उन्होंने आपको अडॉप्ट बच्चा दे दिया। तो उस केस में बायोलॉजिकल फादर मदर नेचुरल गार्जियन कहलाएंगे, या उस केस में आप जिसने अडॉप्ट किया है, जिसको अडॉप्टिव फादर, जो अडॉप्ट करता है उसे अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर कहलाता है। तो उस केस में जो नेचुरल गार्जियनशिप वाला जो क्वेश्चन है वो कौन किस पे रहेगा? तो ध्यान रखना कि नेचुरल गार्जियनशिप जो होती है एक अडॉप्टेड सन की, जो एक माइनर है, वो एडॉप्शन हो जाने के बाद एडॉप्टिव फादर पे और उसके बाद एडॉप्टिव मदर पे चली जाती है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वंस द एडॉप्शन प्रोसेस इज डन, once all the legal requirements for the adoption is done, then the natural guardianship passes from the biological father or the biological mother to the adoptive father or after him the adoptive mother. But यहाँ पे वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन एडॉप्टेड सन, बिकॉज सन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है सिर्फ यहाँ पे, मैं इसका एक प्रैक्टिकल पॉइंट बता देता हूँ। उस टाइम पे देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता था, जो माइंडसेट था कि बेटे की ही अडॉप्शन की जाती थी। आज के टाइम में बेटा बेटी दोनों की अडॉप्शन की जाती है, बट एक प्राइमरीली माइंडसेट था, तो इसी वजह से इस वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अब सेक्शन 8 पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 बात करता है नेचुरल गार्जियन की पावर पे, कि जो एक नेचुरल गार्जियन है हिंदू माइनर का, उसके पास क्या क्या पावर है।
तो यहाँ पे 2 वर्ड सेक्शन 8 के अंदर आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए कि द नेचुरल गार्जियन हैज़ ऑल द पावर्स विच आर नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रॉपर। नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, पॉइंट नंबर 1, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर्स एस्टेट या फिर माइनर्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या माइनर की प्रोटेक्शन के लिए, माइनर की प्रॉपर केयर के लिए जो भी एक्ट नेसेसरी होगा, जो भी एक्ट ज़रूरी होगा, वो सारे एक्ट एक नेचुरल गार्जियन कर सकता है। मगर यहाँ पे एक पॉइंट क्लॉज है कि माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, कि गार्जियन किसी भी केस में किसी भी तरीके से माइनर को पर्सनली बाउंड नहीं कर सकता। और अगर जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी ये पॉइंट मेंशन है कि अगर मान लीजिए कोई माइनर को नेसेसरी सप्लाई करता है, जैसे खाना पीना सप्लाई करता है, तो उस केस में भी माइनर ना पर्सनली लायबल नहीं होता। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि बात करते हैं कि चलिए ये तो हमने बात कर ली कि नेचुरल गार्जियन कुछ भी कर सकता है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल गार्जियन कोर्ट की अदालत के बिना, कोर्ट की परमिशन के बिना, प्रीवियस परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, नेचुरल गार्जियन मोर्टगेज नहीं कर सकता, गिरवी नहीं रख सकता, चार्ज पे नहीं लगा सकता, नेचुरल गार्जियन बेच नहीं सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता माइनर के किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को मान लीजिए मोर्टगेज पे देना है, चार्ज पे देना है, बेचना है, गिफ्ट करना है किसी को, तो अगर नेचुरल गार्जियन करने की ऐसी सोच रहा है और उसने ये ग्राउंड लिया है कि मैंने साहब माइनर के बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो उस केस में भी उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। अब सवाल आता है कि माइनर का जो नेचुरल गार्जियन है क्या वो बिना परमिशन के लीज पे दे सकता है? द आंसर इज यस, मगर कुछ शर्तों के साथ। देखिए, 5 साल तक की अगर लीज है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो नेचुरल गार्जियन को कोर्ट की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस केस में वो दे सकता है। मगर 5 साल से ज़्यादा एक्सीड कर रही है लीज का टर्म, या फिर उस केस में मान लीजिए एक तो केस ये है कि माइनर 5 साल से ज़्यादा एक्सीड करे, या फिर माइनर अब मेजर हो चुका है और उस बात को 1 साल हो चुका है, तो उस केस में अगर अब वो लीज पे देना चाहता है, मतलब माइनर 18 + 1 19 साल का हो चुका है, और अब वो नेचुरल गार्जियन चालाकी करके उस प्रॉपर्टी को लीज पे देना चाहता है, तो उस केस में कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत है। ये चीज़ ध्यान रखना। फ़र्ज़ करिए कि चालाकी से बिना कोर्ट की परमिशन के को डिस्पोजल कर दिया गया, मतलब बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया नेचुरल गार्जियन ने, तो उसके और मतलब जो मैंने अभी शर्तें आपको बताई, उन शर्तों का ध्यान नहीं रखा गया, तो उस केस में वो जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, दैट इज द एग्रीव्ड पार्टी, की जिसका नुकसान हुआ वो केस कर सकता है। तो माइनर या फिर माइनर के थ्रू जो भी बंदा उसके अंडर क्लेम कर रहा है वो केस करके उस चीज़ को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ कि कोर्ट जब परमिशन ग्रांट करती है, जिसकी मैंने अभी चर्चा करी सबसेक्शन 2 के अंदर आपके साथ, तो कोर्ट क्या ध्यान रखती है? कोर्ट एक चीज़ देखती है हमेशा कि क्या ये ज़रूरी है ट्रांसफ़र करना, क्या ये बेचना ज़रूरी है नेचुरल गार्जियन को इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनर की। और दूसरी चीज़ कोर्ट देखती है कि वो बेचने से क्या माइनर एडवांटेजियस पोजीशन में आता है या नहीं आता। अगर माइनर एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं आता तो उस केस में उस ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं किया जाता, अगर वो ट्रांसफ़र माइनर के लिए एडवांटेजियस नहीं और ये एविडेंस के थ्रू कोर्ट के पास ये सबूत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। अब चलते हैं आगे सेक्शन 8 में। गार्जियन और अवॉर्ड एक्ट जो है वो अप्लाई होता है कोर्ट से परमिशन लेने के रिगार्डिंग और ये वाली एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। मैंने जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है ये वाला कानून इन एडिशन, इन सप्लीमेंट ऑफ द गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट वर्क करता है। तो ये जो एप्लीकेशन की हमने अभी चर्चा करी ना, ये वाली एप्लीकेशन का जो भी प्रोसेस है, जो भी परमिशन है, वहाँ पे सेक्शन 29 के अंदर लिखा हुआ है
तो उसके रिगार्डिंग वैसा ही पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो अपील होती है, मान लीजिए कोर्ट ने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया तो उसकी अपील नॉर्मल वैसे ही अपील की तरह जाएगी जो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर जाती है। और यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ कि कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर वो कोर्ट है जो सेक्शन 4A, लिख लीजिए, सेक्शन 4A ऑफ द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर मेंशन है, किसी भी लोकल लिमिट में जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मतलब जुरिसडिक्शन उस कोर्ट की बनती है। तो यूजुअली ये सारे मैटर प्रिंसिपल जज टेकअप करते हैं कोर्ट में। दिल्ली में तो मैंने प्रिंसिपल जज को ही डील करते हुए देखा मैटर। तो फैमिली कोर्ट अलग से सेपरेट होती है जहां पे सारे मैटर टेकअप किए जाते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक जजमेंट बताता हूँ, लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन पे। वो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, विशंबर वर्सेस लक्ष्मी नारायणा 2001 की जजमेंट है, जिसमें हुआ क्या कि माइनर की मदर ने एक एलिनिएशन कर दिया प्रॉपर्टी का। मान लीजिए प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और वो जो एलिनिएशन किया वो कंट्रावेंशन इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8 था। मतलब सेक्शन 8 के अंदर जो भी मैंने आपको सिचुएशन बताई थी जिसमें परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके अकॉर्डिंग कर दिया। अब हुआ क्या, तो वो जो एलिनिएशन था उसको सेट असाइड कर दिया गया, ठीक है, मतलब वो उसको सेट असाइड करने की जरूरत थी। अब माइनर को उसको सेट असाइड करना था और अपना जो प्रॉपर्टी था उसको परचेजर से लेना था, ठीक है। तो अगर प्लेंट के अंदर वो चीज़ नहीं है और वो 3 साल के बाद इंट्रोड्यूस करा गया है, जब माइनर ने मेजॉरिटी अटेन कर ली, तो जो क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी के एलिनेशन हो चुकी है, माइनर मेजर हो चुका है, 3 साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक उसने माइनर ने अपनी प्लेंट में जो उसने क्लेम किया था, सिविल सूट फाइल किया था, उसके अंदर अपनी प्लेंट के अंदर उसने ये प्रेयर मांगी ही नहीं थी कि जो सेल डीड है, जो भी परचेजर के साथ सेल डीड करी गई है उसकी मदर के द्वारा, उसको सेट असाइड किया जाए। तो उस केस में वो चीज़ जो पोजेशन की रिकवरी है, अब वो पोजेशन की रिकवरी का जो केस है, 3 साल बाद आप अगर अपनी प्लेंट को अमेंड करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। चलते हैं अब सेक्शन 9 की तरफ, जो बात करता है टेस्टामेंट्री गार्जियन के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था कि जो अपॉइंट करती है कोर्ट, जो विल के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, जो आपके मदर फादर होते हैं, वो अगर विल के थ्रू किसी को अपॉइंट करते हैं तो उस केस में वो टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाते हैं। तो उसका सेक्शन है 9। देखिए, एक हिंदू फादर के पास ये पावर है कि वो एक विल बना के माइनर के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी या फिर माइनर का ख्याल रखने के लिए, दोनों चीज़ें हैं, माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर का ख्याल रखने के लिए एक गार्जियन अपॉइंट कर सकता है जो कि नेचुरल गार्जियन की तरह ही वर्क करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो अपॉइंटमेंट की मैंने चर्चा करी, इस अपॉइंटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर मदर अवेलेबल है और फादर की पहले ही मौत हो चुकी है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है और मदर फादर अभी दोनों जिंदा है, ठीक है। आज 2020 में फादर ने एक विल बनाई और बोला कि 2021 से इसका गार्जियन इसका चाचा होगा या फिर कोई दूसरा बंदा फॉर दैट मैटर, ठीक है। और 2020 में फादर की मौत हो जाती है, ठीक है। फादर की मौत हो जाने के बाद मदर अभी तक अवेलेबल है और वो जो फादर ने विल के थ्रू गार्जियन अपॉइंट किया था वो 2021 से एक्शन में आ जाएगा। तो क्या वो 2021 से एक्चुअली में एक्शन में आ जाएगा? तो लॉ कहता है नहीं आएगा, क्योंकि अगर फादर की पहले मौत हो गई है मदर से, तो आफ्टर द फादर मदर शैल बी द नेचुरल गार्जियन। मगर हाँ, अगर मदर की बाद में जब मौत हो जाती है और मदर ने किसी को बिना मतलब विल बनाए बिना किसी को अपॉइंट नहीं किया है, तो उस केस में वो जो फादर ने अपॉइंटमेंट करी थी वो वाला बंदा दोबारा से गार्जियन बन जाएगा। इसका मतलब फादर की मौत होती है तो विल का कोई असर नहीं होगा अगर मदर अवेलेबल है, मगर मदर बिना विल बनाए मर जाती है तो फादर ने जिसको विल में गार्जियन बनाया था वो टेस्टामेंट्री गार्जियन रिवाइव हो जाएगा, वो टेस्टामेंट्री गार्जियन दोबारा आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो मान लीजिए एक हिंदू विडो है, ठीक है, जो कि जिसके पास ये पावर है कि जो नेचुरल गार्जियन अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए हो सकती है, या फिर एक हिंदू मदर है जो अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए नेचुरल गार्जियन है, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लीजिए फादर डिसेबल हो गए, फादर को पैरालिसिस हो गया, ठीक है।
तो फादर अब मतलब अपने माइनर बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते, फादर अब इस पोजीशन में नहीं है कि अपने माइनर की प्रॉपर्टी की भी देखभाल करें, उसकी पर्सनली देखभाल करें, फादर को खुद देखभाल की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस केस में कौन गार्जियन बन जाता है, नेचुरल गार्जियन? मदर बन जाती है। तो क्या मदर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है माइनर के प्रॉपर्टी और माइनर के पर्सनल केयर के लिए? क्या मदर सिमिलरली जो फादर पावर इंजॉय करते थे, क्या सेम पावर मदर इंजॉय कर सकती है? द आंसर इज यस। कि अगर मान लीजिए एक विडो ही है या फिर विडो नहीं भी है और हिंदू मदर है कि फादर डिसेबल हो चुके हैं, पैरालिसिस मार दिया फादर को, तो उस केस में जो माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन है उसके लिए मदर के पास भी सेम ही पावर है जो फादर के पास थी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का सेक्शन 9 के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी चीज़ कि एक जो हिंदू मदर है जिसके पास पावर है नेचुरल गार्जियन बनने का अपने इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, अब ऊपर मैंने लेजिटिमेट चिल्ड्रन वर्ड मेंशन किया और इलेजिटिमेट के लिए ऑब्वियसली पहले मदर ही रहती है गार्जियन। तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो माइनर चिल्ड्रन है, मदर के पास पावर है टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है, या तो माइनर की पर्सनल केयर के लिए या तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए या फिर दोनों के लिए। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये जो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट हुआ है तो इसके पास माइनर का गार्जियन का रोल प्ले करने का जो पावर है वो कब से आएगा? इसके पास पावर आता है माइनर के फादर की मौत होने के बाद, अगर मान लीजिए मदर नहीं है, या फिर माइनर के मदर की भी मौत होने के बाद, तब ये नेचुरल गार्जियन के पावर एंजॉय करता है। मगर रिस्ट्रिक्शंस वो सारे रहते हैं जो नेचुरल गार्जियन पे रिस्ट्रिक्शन थी, जो मैंने आपको सेक्शन 8 में रिस्ट्रिक्शन बताई थी, वो सारे रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगे मगर पावर भी सारे आएंगे। मगर जो एक्शन में आएगा ये बंदा टेस्टामेंट्री गार्जियन वाला, ये तभी आएगा जब माइनर के पिता की या माइनर के माता की, माइनर की मदर की मौत हो जाएगी। सीक्वेंस ध्यान रखना, अगर फादर अपॉइंट करके जाता है विल में, मदर जिंदा है तो मदर रहेगी, लेकिन मदर भी मर जाए बिना विल में कुछ अपॉइंट किए तो ये बंदा दोबारा आ जाएगा। सिमिलरली फादर की मौत हो गई, मदर है, ठीक है, अवेलेबल, मदर मरने से पहले एक विल बना के गई है कि अब मेरा मतलब मेरे बच्चे का टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होगा, तो अगर फिर मदर की डेथ हो जाती है तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन रोल प्ले में आ जाएगा और टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास पावर आ जाएगी। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है जो उस माइनर बच्चों का देखभाल कर रहा है, तो मान लीजिए बेटी की शादी हो जाती है, जो डॉटर है उसकी शादी हो जाती है, तो क्या अब उस मैरिड गर्ल के रिगार्डिंग वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अभी भी गार्जियन कहलाएगा कानून की नज़र में? द आंसर इज नो। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जैसे ही एक लड़की की शादी होती है वो अनमैरिड से मैरिड हो जाती है, तो उस केस में कानून की नज़र में उसका जो नेचुरल गार्जियन है, जो उसका गार्जियन है, सॉरी नेचुरल मैंने अगर वर्ड गलत यूज़ कर दिया, जो उसका गार्जियन है वो गार्जियन बन जाता है उसका हस्बैंड। तो इसलिए जो माइनर जो अनमैरिड गर्ल है अगर उसकी शादी हो गई तो गार्जियनशिप नेचुरल गार्जियन या टेस्टामेंट्री गार्जियन के हाथ से फिसल के किस पे चली जाती है? हस्बैंड पे चली जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 कहता है कि माइनर किसी का गार्जियन किसी की प्रॉपर्टी का नहीं बन सकता। अब सवाल आता है कि क्या माइनर कॉम्पिटेंट है किसी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन बनने के लिए? सेक्शन 10 क्लियरली डिस्क्वालीफाई कर देता है। और सेम जो बात है मेंशन, यहाँ पे ध्यान रखना प्रॉपर्टी वर्ड मेंशन है, पर्सनल वर्ड मेंशन नहीं है। सेम ऐसी ही बात गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 21 में भी मेंशन है। सेक्शन 21 में सिमिलरली यही चीज़ कह रखी है, मगर यहाँ पे फ़र्क क्या है कि वहाँ पे दोनों के रिगार्डिंग जो गार्जियनशिप की बात है वो वहाँ पे गार्जियनशिप टोटल एज ऑफ टोटल बात करी जा रही है, मगर यहाँ पे जो सेक्शन 10 है वो बात करता है सिर्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, लेकिन दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो टेक्निकली आप यूँ समझ लीजिए कि माइनर किसी माइनर का गार्जियन नहीं बन सकता। सेक्शन 10 उसको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट डिस्क्वालीफाई करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 कहता है कि डी फैक्टो जो गार्जियन होते हैं वो माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं करेंगे, माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करेंगे, ये इस ग्राउंड पे कि वो डी फैक्टो गार्जियन हैं। अब सवाल आता है कि ये डी फैक्टो गार्जियन होते कौन हैं? तो डी फैक्टो गार्जियन जो लोग होते हैं, सबसे पहले डी फैक्टो वर्ड का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ।
जो सोसाइटी की नज़र में जो सारे गार्जियन वाले एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, जो सारा हैंडल गार्जियन वाले कर रहे हो, उन्हें हम डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ऑर्फेनेज की बात ले लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके मदर फादर की डेथ हो चुकी है और ऑर्फेनेज के अंदर उसका ख्याल रखने के लिए, या फिर एक कोई बंदा है जो उसका ख्याल रखता है, उसका सारा देखभाल करता है, उसको रोटी कपड़ा मकान सब दे रहा है, एजुकेशन का उसका देखता है, तो कानून की नज़र में वो एक तरीके का डी फैक्टो गार्जियन बन जाता है। तो डी फैक्टो गार्जियन बनने से ये नहीं है कि आप उस हिंदू माइनर का प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दोगे, ये कह के कि मैं तो डी फैक्टो गार्जियन हूं, मेरे पास तो डी फैक्टो गार्जियन होने के पास एक राइट बचता है। तो ऐसा नहीं है। डी फैक्टो गार्जियन आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर डी फैक्टो गार्जियन प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेगा तो उस केस में जो एक्सटेंशन है माइनर की प्रॉपर्टी एट रिस्क चली जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। चलिए चलते हैं सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 कहता है कि माइनर का मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली में कोई इंटरेस्ट है। मान लीजिए अभी तक उस जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर कोई पार्टीशन नहीं हुआ और माइनर का भी उसके अंदर कुछ हिस्सा बनता है, कुछ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। अनडिवाइडेड वर्ड जैसे ही लग गया, इसका मतलब अभी तक उस जॉइंट फैमिली में किसी भी किस्म का पार्टीशन नहीं हुआ है। और उस केस में वो जो प्रॉपर्टी है, जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, वो किसी एडल्ट मेंबर के हाथ में है, वो किसी एडल्ट मेंबर के मैनेजमेंट में चलती है। तो उस केस में हमें उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए, जो माइनर का अनडिवाइडेड हिस्सा है, उसके लिए हमें किसी भी किस्म का गार्जियन अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि इफ देयर इज अ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ an adult member of the family, then in that scenario no guardian has to be appointed regarding that, there is no issue। तो ये बात आपको क्लियरली सेक्शन 12 में मेंशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि ये जो बात मैंने आपको कही, इसका हाई कोर्ट की एक पर्टिकुलर पावर से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या है उसको समझाता हूँ। फर्ज करिए फर्ज नहीं करिए, हाई कोर्ट के पास ऑब्वियसली ये पावर है। हाई कोर्ट अगर चाहे और उसको लगता है कि माइनर का जो वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है वो खतरे में है, दैट अनडिवाइडेड इंटरेस्ट कैन बी डेट्रीमेंटली बी डिस्पोज्ड ऑफ, तो उस केस में हाई कोर्ट गार्जियन अपॉइंट कर सकता है डिस्पाइट the fact that particular undivided property is in the hands of the adult member of that joint family। तो ये बात ध्यान रखनी है। The last section of this एक्ट, उसके बाद ये कानून आपका खत्म हो गया, दैट इज सेक्शन नंबर 13 दैट टॉक्स अबाउट कि कोर्ट जब भी गार्जियन अपॉइंट करता है किसी हिंदू माइनर के लिए, तो कोर्ट के लिए जो सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़ मैटर करती है गार्जियनशिप में, दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ द माइनर। वेलफेयर ऑफ द माइनर। वाई वेलफेयर ऑफ द माइनर? बिकॉज जो ये कानून बनाया गया है, इस कानून को बनाया ही माइनर की भलाई के लिए है। दूसरी चीज़ कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी कोर्ट को लगता है कि गार्जियनशिप किसी ऐसे बंदे को जा रही है जो माइनर का ख्याल नहीं रख सकता, मान लीजिए उसके पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मान लीजिए कि उसके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंस नहीं है, मान लीजिए उसको नॉलेज नहीं है, तो उस केस में गार्जियनशिप डिनाई भी होती है। मैं इसका एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करिए एक 14 साल का लड़का है और फादर है मदर है कस्टडी के लिए फाइट कर रहे हैं कोर्ट में। अब फादर के पास अच्छी प्रॉपर्टी है, फादर ड्रंकार्ड नहीं है, मतलब फादर की कोई आदतें खराब नहीं है, तो उस केस में जो कोर्ट है, कोर्ट हमेशा ये देखेगी कि माइनर का वेलफेयर कैसे हो रहा है। कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि मदर के इमोशन कैसे हैं, कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि फादर के इमोशन कैसे हैं। कोर्ट का पहली एंड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज दैट कि माइनर का जो वेलफेयर है वो किस तरफ ज़्यादा अलाइंड है, किस तरफ ज़्यादा इनक्लाइंड है। कोर्ट विल ऑलवेज कंसीडर दैट सिनेरियो। सो ये सेक्शन 13 आपका फिनिश, जिसके साथ आपका ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।